हे गाइस, बातचीत करने में एक्टिव और पैसिव सेंटेंसेस का बहुत बड़ा यूज़ है। यानी कि 100% बातचीत करने में 80% यूज़ केवल और केवल एक्टिव और पैसिव सेंटेंसेस का ही है। तो टेंस जो आपने सीखे हैं मेरी पिछली वीडियोस में, आप जा करके देख सकते हैं, जो टेंस है वही एक्टिव सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, और अब हम सीखने वाले हैं पैसिव सेंटेंसेस को किस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है हिंदी टू इंग्लिश। तो चलिए गाइज, मैं विनोद वेलकम्स यू टू माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश कैरियर पॉइंट, और आज हम सीखने वाले हैं, ट्रांसलेशन करने वाले हैं पैसिव सेंटेंसेस की टेंस के अकॉर्डिंग। चूंकि टेंस हम सीख चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम पैसिव सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में बोलना या लिखना या बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के थ्रू हम सीखेंगे। इसकी पहचान होती है वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। वही जो पहचान एक्टिव सेंटेंसेस के टेंस में मैंने आपको सिखाई है, वही पहचान इसकी सेम पहचान हम लेकर के चलेंगे। बिल्कुल उसी तरह की पहचान है, इसमें कोई इफ बट और इधर उधर कुछ नहीं है। ठीक है, तो उसमें भी वहाँ पर भी अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते थे, यहाँ पर भी वही चीज़ है, लेकिन बात को कहने का तरीका बदल जाता है। वहाँ काम को करने वाला उस वाले वाक्य में एक्टिव रहता था, यहाँ पर काम को करने वाले यानी कि वाक्य में जो काम को कर रहा है उसके एक्टिव होने या ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वहाँ उसको पैसिव दिखाया जाता है। आइए आगे समझते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने का रूल हो जाएगा। सबसे पहले हम रूल की बात करते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा, वहाँ एक्टिव सेंटेंसेस में क्या आता था, सबसे शुरू में सब्जेक्ट आ जाता था, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा, उस वाक्य का ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट के अनुसार ही इज या एम या आर आ जाएगा, और उसके बाद थर्ड वर्ब आ जाएगी, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और उसके बाद बाई आना है, और बाई के बाद जो काम को करने वाले हैं, लेकिन एक्टिव जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्टिव केस में लिख देंगे। नेक्स्ट देख सकते हैं, नेक्स्ट रूल है नेगेटिव सेंटेंसेस। इसको बनाने का नियम भी वही है, सबसे शुरू में ऑब्जेक्ट आ जाएगा और उसके बाद इज या एम या आर आ जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, कि ऑब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसके अनुसार इज या एम या आर आ जाएगा। उसके बाद नॉट आना है, वर्ब की थर्ड वर्ब फॉर्म आ जाएगी। उसके बाद बाई आना है, उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का रूल। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का रूल देखेंगे क्या हो जाएगा भाई। वहाँ पर क्या होता था, क्या से शुरू होते थे वाक्य, तो उनको बनाने की इंग्लिश क्या हो जाती थी, इज या एम या आर शुरू में आ जाता था, ऑब्जेक्ट के अनुसार ही आएगा। फिर उसके बाद वहाँ सब्जेक्ट आता था, यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा। कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, हम सब्जेक्ट की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। अगर पैसिव वाली बात है तो निष्क्रिय, पैसिव का अर्थ ही निष्क्रिय होता है, यानी कि अक्रियाशील। यानी कि इसमें ऐसी बातें हम करते हैं कि जिसमें जो काम को कर रहा है उसको आगे ना करके, उसको हीरो ना बना करके हम काम को हीरो बना देते हैं। एक्टिव सेंटेंसेस जो टेंस आपने सीखे हैं उसमें क्या किया हमने, काम को करने वाले को हीरो बना रखा है, यानी कि सबसे शुरू में उसी को रखते हैं, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम काम को रखेंगे, काम को हीरो बनाएंगे, यानी काम को सब्जेक्ट बना देंगे। तो जब सब्जेक्ट बनाएंगे काम को, यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से अब क्या हो जाएगा, इज या एम या आर आ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क लिखने में, बोलने में नहीं बोला जाता कि हाँ क्वेश्चन मार्क, ऐसा नहीं कहते हैं। नेक्स्ट है जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आते हैं, हिंदी वाक्यों के बीच में आते हैं, तो उनको बनाने का इंग्लिश का रूल हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस इज या एम या आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाई प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, तो आइए इनको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से जब समझेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो रूल आप पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से, बार बार इनको पढ़िएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, वीडियो को बार बार वॉच कीजिए और इनको नोट्स बना करके जरूर तैयार कीजिए। तो देखिए, अभी बात करने का तरीका बदल गया। वहाँ क्या है, मैं किताब पढ़ता हूँ, है ना। यहाँ हम कह रहे हैं मेरे द्वारा किताब पढ़ी जाती है। अरे भाई, मेरे द्वारा किताब पढ़ी जाती है, उसके द्वारा कपड़े धोए जाते हैं, या किताब मेरे द्वारा पढ़ी जाती है। तो हम इस तरह की बात जब करेंगे तो ये पैसिव सेंटेंस हो जाएगा। इसको बनाने का नियम हो जाएगा वही, दो चीज़ पहचान करेंगे, टेंस और सेंटेंस। टेंस वाक्य के अंत से पता चलेगा, सेंटेंस में पता चलेगा कि अफर्मेशन हो रहा है कि निगेशन हो रहा है, कि काम को करना या स्वीकार करना या होना पाया जा रहा है। तो मेरे द्वारा किताब पढ़ी जा रही है, यानी काम तो हो रहा है ना, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का रूल आपके पास है। शुरू में आ जाएगा क्या, देखिए,
ये आपके सामने है, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा और उसके बाद इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट केस में। तो देखिए देखते हैं कैसे करेंगे हम। मेरे द्वारा किताब पढ़ी जाती है, तो क्या पढ़ी जाती है? किताब। ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट को हम शुरू में लिख देंगे द बुक। उसके बाद इज या एम या आर में से आ जाएगा इज। उसके बाद थर्ड वर्ब आ जाएगी। पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड, रीड की थर्ड वर्ब रीड ही होती है, लेकिन लिखा रीड ही जाएगा, पढ़ा इसको रेड जाएगा। रेड बाई और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट केस में। तो कौन पढ़ रहा है? यानी कि मैं। तो मैं सब्जेक्ट होता है, इसकी इंग्लिश होती है आई, और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, तो यहाँ पर ये मी आ जाएगा। आपको मैं टेबल सिखा दूंगा इसकी को। नेक्स्ट है पत्नी के द्वारा खाना नहीं बनता है या बनाया जाता है, बात एक ही है। तो या इसको अगर हम ढक लें तो क्या लिखा हुआ है? खाना नहीं बनता है या खाना नहीं बनाया जाता है। तो इसमें करने वाले का तो कोई जिक्र बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। अगर इसको हटा दें तो पत्नी आ गई, ये काम को कर रही है, तो यहाँ ये होना तो सब्जेक्ट चाहिए, लेकिन हमने क्या कहा? इस तरह की बातें जब हम करते हैं तो ये पैसिव हो जाती हैं। इसमें पत्नी को प्रधान नहीं बनाया गया, नहीं सब्जेक्ट नहीं बनाया जा रहा है, इसमें काम को सब्जेक्ट बनाया जा रहा है। क्या नहीं बन रहा है भैया? खाना नहीं बन रहा है, ठीक है। तो खाना, खाने को फोर्स करके बोला जा रहा है, तो ये यहाँ पर पैसिव सब्जेक्ट हो गया। तो इसी को ही हम एक्टिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? अब हम दोनों तरीके से बना सकते हैं। अगर इतना भी आ जाता सेंटेंस तब भी हम बना लेते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं थी। और पत्नी भी आ गई है तब भी हम बना देंगे, और वैसे पत्नी के आने से तो हर कोई डरता है। चलिए खैर, ये तो दूसरी बात हो गई। तो क्या हो जाएगा? पत्नी के द्वारा खाना नहीं बनता है, तो ऑब्जेक्ट हो गया खाना, इसको सब्जेक्ट बना देंगे द फूड। क्लियर है? उसके बाद इज या एम या आर में से इज आ जाएगा। उसके बाद नॉट आना ही आना है। उसके बाद थर्ड फॉर्म बनाने की होती है कुकड, ठीक है। और उसके बाद बाई। अगर हम ये ढक लेते हैं तो हम बाई के बाद का सब डिस्टर्ब हो जाएगा, बाई के बाद को लिखेंगे भी नहीं। द फूड इज नॉट कुकड, बस इतना ही बोलेंगे, द फूड इज नॉट कुकड। खाना नहीं बनता है, खाना नहीं बनाया जाता है, द फूड इज नॉट कुकड। लेकिन अगर चूंकि पत्नी भी आ गई है तो बाई दी वाइफ, ठीक है। तो ये आपका सेंटेंस नेगेटिव हो गया। अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप। तो हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप। क्या उसके द्वारा कमरा साफ किया जाता है? तो ये इंटरोगेटिव का फर्स्ट टाइप हो गया। शुरू में आ जाएगा इज या एम या आर। तो शुरू में किसके अनुसार? वो ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? कमरा। कमरा सिंगुलर है तो यहाँ इज आ जाएगा, इज, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट तो है ही कमरा, द रूम। उसके बाद क्या आ जाएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, साफ करने की होती है क्लीन्ड। और उसके बाद बाई आएगा, और उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा। तो उसके द्वारा, ये ऑलरेडी ऑब्जेक्ट दे ही रखा है तो हिम आ जाएगा, उसके की अंग्रेजी हिम हो जाती है। तो यहाँ ये समझने की ज़रूरत है, उसके, उसका, उसकी, उसके अगर स्वतंत्र रूप से दे रखा है तो ये ऑब्जेक्टिव केस होता है, सीधे ऑब्जेक्टिव केस हम बोलेंगे या लिखेंगे। लेकिन अगर उसके साथ जुड़ जाता है उसकी किताब, उसके पेन, उसके कपड़े, है ना, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा? पॉजेसिव केस आता है, हिज। क्लियर है? तो अब नेक्स्ट देखेंगे, तुम्हारे द्वारा कपड़े क्यों धोए जाते हैं। इसको धोए कर लेंगे, तुम्हारे द्वारा कपड़े क्यों धोए जाते हैं। तो इसको बनाने का तरीका क्या हो जाएगा? जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आए तो क्यों की अंग्रेजी आ जाएगी शुरू में वाई। उसके बाद इज या एम या आर, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है अब कपड़े, है ना, तो कपड़े के लिए आ जाएगा आर। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा द क्लोथ्स, ठीक है, क्लोथ्स हो गया। और उसके बाद क्या हो जाएगा? थर्ड वर्ब आ जाएगी, थर्ड वर्ब धोने की, वाश्ड। और बाई, और बाई किसके द्वारा? तुम्हारे द्वारा, बाई यू, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, तुम, तुम्हारे, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया।
क्लियर है? तो देखिए गाइस, ये प्रोनाउंस की टेबल है, इसको समझने की ज़रूरत है। सब्जेक्टिव केस के रूप में आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ठीक है, ये होते हैं। तो ये सब्जेक्टिव केस के रूप में होते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव केस अगर हम बनाएंगे तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, ठीक है, और आई का पॉजेसिव केस माई हो जाता है या माइन होता है। ये जब आपको यूजेस बताए जाएंगे, माइन कहाँ आएगा, कैसे आएगा, तब आपको पता चल जाएगा। वी सब्जेक्टिव केस होता है, वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, और वी का पॉजेसिव केस हो जाता है अवर, ओ यू आर, अवर या अवर्स। यू सब्जेक्टिव केस होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही रहता है, ठीक है, और यू का पॉजेसिव केस योर हो जाता है या योर्स हो जाता है। दे सब्जेक्टिव केस है, दे का ऑब्जेक्टिव केस दैम हो जाता है, और दे का पॉजेसिव केस दियर हो जाता है, THEIR या THEIRS हो जाता है। ही सब्जेक्टिव केस है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम, और ही का पॉजेसिव केस हो जाएगा हिज। शी सब्जेक्टिव केस है, सी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हर, और सी का पॉजेसिव केस हो जाएगा हर या हर्स। ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ हिजेज नहीं होगा, यहाँ केवल एक ही रहेगा हिज। इट सब्जेक्टिव केस है, इट का ऑब्जेक्टिव केस भी इट रहेगा, और इट का पॉजेसिव केस इट्स हो जाएगा। तो ये टेबल आपको इतनी आसान से लर्न करनी है, तैयार करनी है कि किसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो गाइज, आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक जरूर करना, शेयर करना, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सो दैट आपको मेरे ये वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक में, नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।